जैसे कि हम स्टार्ट में एकदम बेसिक टर्म देखे थे एनवायरनमेंट, अब इसके आगे हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। एनवायरनमेंट कितने टाइप के होते हैं नेचर में? 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट एग्जिस्टिंग है। पहला नेचुरल एनवायरनमेंट एंड दूसरा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल टर्म से ही हमको क्या समझ में आ रहा है कि वो मैन मेड है, ह्यूमन बीइंग ने उसे बनाया है। इसके लिए हम लोग इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं, दैट इज मैन मेड एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सा एनवायरनमेंट आएंगे? जो नेचुरली एग्जिस्टिंग है, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है उसको ग्रो करने में या बनाने में। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जंगल, ये एनवायरनमेंट ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमने इसको नहीं बनाया जाके। फॉर एग्जाम्पल एक और सी लेवल हो गया, वाटर लेवल, ओशन लेवल, दे ऑल आर नेचुरली एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। मैन मेड एनवायरनमेंट कौन सा एनवायरनमेंट? जो हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश टैंक। फिश टैंक भी एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे हम फिश लाके रखते हैं घर में, बट वो कैसे सिमिलर है जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सी है उससे हम एनवायरनमेंट से रिलेट करके एक नया आर्टिफिशियल ड्रॉ कर रहे हैं घर में एज अ शो पीस रखने के लिए, बट हम उसको सेम वैसा ही एनवायरनमेंट दे रहे हैं जैसा नेचुरली होता है, बट वो मैन ने बनाया है इसलिए वो मैन मेड एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट बिल्ड होने के बाद इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स भी 2 टाइप के, नेचुरल फैक्टर्स, अगेन मैन मेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को? पहला अर्थक्वेक, फ्लड, फमाइन, सुनामी एटसेट्रा, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स या डिजास्टर या डिजीज अकर हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में और डिसबैलेंस क्रिएट कर रही है। मैन मेड फैक्टर कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ ट्रीज। वी ह्यूमन बीइंग्स बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, वो इसको एक और टर्म हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, जो मैन मेड फैक्टर हो गया। एक तो ये हो गया बेसिक। दूसरा और ज्यादा कैसे अफेक्ट हो रहा है, दैट इज पॉल्यूशन। जो हो रहा है नॉइज पॉल्यूशन व्हीकल से, या फिर एयर पॉल्यूशन भी व्हीकल से या इंडस्ट्रियल वेस्ट से, वाटर पॉल्यूशन, सीवेज या फिर पानी के पास जाके कपड़े धोना, नहाना, ये सब एग्जैक्ट चीज़ें कॉज कर रही है हमको पॉल्यूशन में, जो मैन मेड फैक्टर है जो ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहा है। एज वी हैव सीन फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, तो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उसको हमको कैसे ओवरकम करना है और कैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, तो जिसके लिए हम स्टडी करने वाले कि क्या ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को हमें कंजर्व करने की। सिंस ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जब से ह्यूमन एग्जिस्ट हुए अर्थ पे, तब से उनका एक रिलेशनशिप मेंटेन है एनवायरनमेंट के साथ। जैसे कि हमें एयर वाटर की ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए, तो हमें क्या ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए? सबसे पहले मेंटेन करना है बैलेंस नेचर में, ताकि नेचर हमारा बैलेंस्ड रहे और कुछ प्रॉब्लम्स अकर ना हो। अगर नेचर बैलेंस नहीं रहता है तो एक और प्रॉब्लम आती है, वो है डिजीजेस। और ज़्यादा डिजीजेस होंगे तो लोग एक्सटिंक्ट होने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट वापस से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सबसे मेजर रोल हमारा क्या है? एनवायरनमेंट को बैलेंस करना। अब एक इंडिविजुअल लेवल पे आके एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं हो सकता, तो हमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन नेसेसरी है इसमें, जो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में या कंजर्व करने में हेल्प करेगा। तो हम सबकी ये सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, जिसके लिए बहुत सारे रूल्स भी फॉर्मुलेट किए गए हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ पे। सबसे पहले एक हम एजुकेशन लेवल पे एक इनिशिएटिव ले सकते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, जो एजुकेट हो सके और जो अवेयर हो सके कि हमारे रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, हमको कैसे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है और इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करना।
तो इंडिविजुअल लेवल पे एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, एंड थ्रू एजुकेशन वो घर में जाके अपने घर के लोगों को अवेयरनेस ला सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने से. सो दीज आर ऑल नेसेसिटीज एंड नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. नाउ वी लर्न अ न्यू टर्म दैट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ. लाइफ किसके पास है? जो लिविंग थिंग्स है उनके पास लाइफ है. डाइवर्सिटी मतलब क्या? वैरायटी. टुगेदर दे मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स. बायोडाइवर्सिटी मतलब रिचनेस ऑफ लिविंग थिंग्स जिसमें बहुत सारी वैरायटी है. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग है नेचर में, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स, सब अलग है एक दूसरे से, हर एक का फूड चेन अलग है, हर एक का हैबिटेट अलग है, जहाँ पे वो रहते हैं वो अलग है, जैसे वो सरवाइव करते हैं हर चीज़ उनकी डिफरेंट है एक दूसरे से. तो इसके लिए टुगेदर इनको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. अब डाइवर्सिटी भी 3 टाइप्स के. जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? अकर थ्रू जीन्स. जीन्स जो हमें मिलती है हमारे पेरेंट्स से. फॉर एग्जाम्पल अगर एक घर में 2 भाई बहन है बट वो दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते. कैसे डिफर करते? बिकॉज ऑफ द जीन्स विच हैव दे इनकलकेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली है वो किसी भाई में ज़्यादा जीन्स ट्रांसफ़र हुई है, किसी में दूसरे अलग जीन्स ट्रांसफ़र हुई है. इस तरह से उन दोनों के बीच में वैरायटी आती है उनके हैबिटेट में, उनके लिविंग में. तो ये हो गया हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी का पार्ट. सेकेंड, स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल मैंगोज है, बहुत सारे मैंगोज, हम टुगेदर सबको मैंगोज बोलते हैं. बट जब हम उनकी डिटेल पढ़ने जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में फेमस है अल्फोंसो मैंगो एंड उत्तर प्रदेश में फेमस है दशहरी मैंगो, बट टुगेदर हम इसको रखेंगे वो हो गए मैंगोज, बट उन दोनों की स्पीशीज अलग है. तो ये हो गया हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स लिविंग थिंग का जो इंटरेक्शन हो रहा है नॉन लिविंग थिंग के साथ वो कैसे डाइवर्स है और कैसे इसमें वैरायटी है. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एरिया में इतने वाटर अवेलेबल नहीं है बट वहाँ के एनिमल्स कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ये उनका हैबिटेट हो गया, वो उनका इकोसिस्टम. और सेम वे वाटर लेवल इकोसिस्टम, फिशेस लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, लैंड एनिमल्स वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते. तो ये दोनों का इकोसिस्टम अलग है और ये दोनों का हैबिटेट अलग है. ये हो गया हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सेक्रेड ग्रूव्स क्या होता है? सेक्रेड मीन्स होली, दैट इज रिलेटेड टू गॉड. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द पीपल कीप तुलसी प्लांट एट देयर होम, क्योंकि वो बिलीव करते हैं वो गॉड रिलेटेड प्लांट है, इसके लिए वो उसकी केयर करते हैं, वो होली प्लांट है. सेम वे एक कम्युनिटी है दैट इज़ इन राजस्थान जो बिलीव करती है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट होली है रिलेटेड टू गॉड और वो खुद उसकी प्रोटेक्शन करती है. अब वो बहुत सारा फॉरेस्ट हो गया, उसमें बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड हो गए, इसलिए उस टर्म को हम बोलते हैं ग्रूव्स. और टुगेदर जिसको हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रुप्स, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट. इसका पीपल, वहाँ के लोकल पीपल खुद उसकी केयर करते और देखभाल करते. माई रोल इन एनवायरनमेंट मतलब एक इंडिविजुअल का या एज ए स्टूडेंट हमारा क्या रोल रहना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. सबसे पहले कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं नेचर में वो सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है. कंट्रोल. कंट्रोल में क्या आएगा? कंट्रोल करना है हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हम हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए करते हैं, वो हमें कंट्रोल करना है. प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मतलब हमें न्यू इनोवेटिव आइडिया अटेम्प्ट करना है जिससे न्यू प्लांट्स हम ग्रो कर सके और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी और हेल्पफुल हो. अवेयरनेस, ये एकदम इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल है जो हम प्ले कर सकते हैं थ्रू
एजुकेशन, एजुकेशन हम एजुकेट होके हम ये टॉपिक पढ़ के हम एजुकेट कर सकते हैं हमारे आसपास के लोगों को, हमारे घर पे लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन अगेन सेम एज कंट्रोल। प्रिवेंशन मीन्स हमें प्रिवेंट करना है, हमें हार्मफुल चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, कहीं पे भी स्पिट नहीं करना है हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए। प्रिजर्वेशन अगेन सिमिलर टू कंजर्वेशन। प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना, बचा के रखना हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेस है, नेचुरली अवेलेबल एनिमल्स है जो कम बचे हुए, उन्हें हमें ध्यान से प्रिजर्व करके रखना है सो दैट हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहे और उसमें कुछ भी डिजीजेज ना आ सके, कुछ प्रॉब्लम्स अकर ना हो। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट टर्म पढ़ने से पहले हमको एक टर्म देखना है, वो है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब कौन से स्पीशीज़? एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कैमल जो सिर्फ डेजर्ट एरिया में ही हमें अवेलेबल होगा, वहाँ पे ही वो ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि राजस्थान में। या फिर पोलार बियर जो अटलांटिक प्लेस में अवेलेबल होते हैं, उनका हैबिटेट वहीं है, वो बर्फ़ में ही रह सकते। ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल एक और हम डे टू डे लाइफ का ले सकते हैं, वो लायन टाइगर जो हमारे को सिटी में या हमारे घर के आसपास हमको अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में ही अवेलेबल रहते। ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। अब हॉटस्पॉट का क्या कनेक्शन एंडेमिक स्पीशीज़ से, या हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी टर्म क्या इंक्लूड करता है? हॉटस्पॉट्स मीन्स ऐसी प्लेस जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लिविंग थिंग्स जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स एक जगह पे अवेलेबल हो। जितनी भी इस अर्थ पे लिविंग थिंग्स अवेलेबल है, जितने भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जितने भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे के सारे पाए जाते हैं। ऐसी प्लेस को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। और ये हाईली सेंसिटिव एरिया है। वाई हाईली सेंसिटिव? क्योंकि जहाँ पे इतने सारे वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स अवेलेबल है, वो हमेशा थ्रेटेंड रहता है कि कभी भी कुछ भी अटैक हो सकता है, क्योंकि लोगों को चाहिए एनिमल स्किन से प्रोडक्ट बनाना है, लोगों को एनिमल्स को मार के बेचना है, इसके लिए वो हाईली थ्रेटेंड एरिया है। क्योंकि सारे एंडेमिक स्पीशीज़ भी ये हॉटस्पॉट पे अवेलेबल होते हैं। देयर आर टोटल 34 hotspots all over the world and only 4 hotspots in India. Threatened species. Threatened species are further classified into 4 parts. Threatened species मतलब कौन से species जिनका अगर हम properly care नहीं किए तो वो कभी भी coming future में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। वो फर्दर क्लासिफाइड है 4 पार्ट्स में। पहला एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मतलब ये ऑर्गेनिजम्स का नंबर बहुत डिक्लाइन हो चुका है ड्यू टू सर्टन रीजंस विच इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, या इनका हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग की वजह से फॉरेस्ट कट करके बिल्डिंग्स बना के उनका हैबिटेट श्रंक हो चुका है, एकदम छोटा हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड हो चुके हैं। और अगर हमने अभी नेसेसरी एक्शन नहीं लिया तो ये नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते। एग्जाम्पल लायन टेल्ड मंकी। अब रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ मतलब कैसे स्पीशीज़ जो पहले से ही अवेलेबल है, कम, नेचुरली वो कम अवेलेबल है, बट अगर हमको ध्यान देना है उस पर ताकि वो ख़त्म ना हो जाए नियर फ्यूचर में, हमको उन्हें मारना नहीं है, जिसका एग्जांपल है रेड पैंडा मस्क डियर जो सब जगह अवेलेबल नहीं होते। ये काइंड ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ भी है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे ही हमें मिलता है। वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब ऐसे स्पीशीज़ जो चांसेस है कि वो ख़त्म हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वी ह्यूमन बींग्स हम आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि हमको प्रोबेबिलिटी ये है कि हमको कोल्ड हो सकता है, हमें फीवर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमको फीवर हो, लेकिन हमको प्रिकॉशन खुद लेना है कि हमें फीवर ना हो। वैसे ही वल्नरेबल स्पीशीज़, ऐसे स्पीशीज़ जिनका हमें
प्रिकॉशन करना है, केयर करना है, उनके हैबिटेट पे प्रॉपर ध्यान देना है ताकि वो नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट ना हो सके। अब इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ मीन्स ऐसे स्पीशीज़ जिनके बारे में हमें इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको उनकी डिटेल्स नहीं पता है कि वो कहाँ सर्वाइव करते हैं, क्या उनका हैबिटेट है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका फूड है, कैसे वो क्या खाते हैं। इसके लिए हम इन्हें इनडिटर्मिनेट स्पीशीज़ भी बोलते हैं या अननोन स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है जायंट स्क्विरल।